नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9 विज्ञान में हम आगे बढ़ते हैं। आज 15 नंबर का सवाल, भूमि का निर्माण कैसे होता है। हम इस मुद्दे पर आए हुए थे कि मृदा में खनिज की प्रचुरता, पिछले वीडियो में आप लोगों को बात की थी। तो सवाल का जवाब देखते हैं कि भूमि का निर्माण कैसे होता है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपृष्ठ कहा जाता है, ये हम जानते हैं। और इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। यह भूपृष्ठ जो है, इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन ये खनिज बड़े पत्थरों के साथ जुड़े होते हैं, तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होते और हजारों लाखों वर्षों के लंबे समयांतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों के द्वारा टूट जाते हैं। ये जो पत्थर हैं, ये पत्थर जो है विविध जैव प्रक्रमों के द्वारा टूट जाते हैं और टूटने के बाद सबसे अंत में बचा जो कण होता है उसे मृदा या तो भूमि कहा जाता है। इस प्रकार भूमि यानी मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद 16 नंबर का सवाल, बहुत बड़ा सवाल है ये बहुत महत्व का सवाल है। भूमि के निर्माण में जिम्मेदार कारक समझाइए। भूमि के निर्माण में जिम्मेदार सबसे बड़ा कारक है सूर्य। तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है वह किस प्रकार भूमि का निर्माण करता है। सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है, जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय ये पत्थर ठंडे होते हैं और संकुचित हो जाते हैं, क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित तथा संकुचित होता है। ऐसा बार बार होने पर पत्थर में दरार आ जाती हैं और अंत में ये बड़े पत्थर टूटकर छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार सूर्य के द्वारा भूमि का निर्माण होता है। एक और हमारे पास कारक है जल। जल के द्वारा किस प्रकार भूमि यानी मृदा का निर्माण होता है। तो जल के द्वारा मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता जल के द्वारा की जाती है। पहला है कि सूर्य के ताप से बने पत्थरों की दरार में जल जा सकता है। यदि यह जल बाद में जम जाता है तो यह दरार को और अधिक चौड़ा करेगा। दूसरा कारक है कि बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को भी तोड़ फोड़ देता है और तेज गति के साथ बहता हुआ जल अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को बहाकर ले जाता है और ये पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे निक्षेपित कर देता है। इस प्रकार मृदा अपने मूल पत्थर से काफ़ी दूर वाले स्थान पर पाई जाती है। उसके बाद तीसरा कारक है वायु। जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को तोड़ देती हैं। वायु जल की ही तरह बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। इस प्रकार वायु के द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। अंतिम हमारे पास कारक है जीव। ये जीव भी मृदा के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसमें देखा जाए तो लाइकेन, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। और पत्थरों की सतह पर ये लाइकेन जो है उगते हैं। उसके बाद वे एक पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्थर की सतह को चूर्ण के समान कर देता है और मृदा की एक पतली परत का निर्माण करता है। अब इस सतह पर मॉस
जैसे दूसरे छोटे पौधे भी उगने में सक्षम होते हैं और ये पत्थर को और अधिक तोड़ते हैं और बड़े पेड़ों की मूलें कभी कभी पत्थरों में से बनी दरारों में चली जाती हैं और वे दरार को चौड़ा कर देती हैं। इस प्रकार पत्थर टूटकर मृदा का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं, ह्यूमस किसे कहते हैं और भूमि का प्रदूषण कैसे होता है। ह्यूमस किसे कहते हैं? तो हमें पता है कि मृदा एक मिश्रण है और इसमें विभिन्न आकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं। इसमें सड़े गले जीवों के टुकड़े भी मिले होते हैं। इन सड़े गले जीवों के टुकड़ों को हम कहते हैं ह्यूमस। इसे ह्यूमस कहा जाता है। आगे सवाल देखते हैं। ह्यूमस के बाद हमारे पास सवाल है कि भूमि का प्रदूषण कैसे होता है। इसका आंसर देखते हैं। भूमि का प्रदूषण यहाँ पर हमें मिलेगा कि आधुनिक खेती में कीटनाशकों और उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है और लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग करने से मृदा के सूक्ष्म जीव मृत हो जाते हैं और मृदा की संरचना को नष्ट कर सकते हैं, जो कि मृदा के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण भी करते हैं और ह्यूमस बनाने में सहायक भूमि में स्थित केंचुओं को भी ये समाप्त कर देते हैं। अगर समपोषणीय खेती नहीं की जाए तो उपजाऊ मृदा जल्द ही बंजर भूमि में परिवर्तित हो सकती है। उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना, जो कि मृदा की उर्वरकता और प्रभावित करते हैं, मृदा उर्वरकता को और प्रभावित करते हैं और उसमें स्थित जैविक विविधता को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार भूमि का प्रदूषण होता है। तो ये बात हो गई भूमि के प्रदूषण की। 18 नंबर का सवाल हो चुका है हमारा। उसके आगे देखते हैं भूमि प्रदूषण के बाद। भूमि प्रदूषण खत्म। उसके बाद हमारे पास सवाल है 19 नंबर, जलीय चक्र। जल चक्र की बात करेंगे। तो हमें मालूम है कि जलाशयों से जल के वाष्पीकरण और फिर संघनन के बाद वर्षा होती है, ये हम जानते हैं। लेकिन समुद्र और महासागरों को हमने सूखते हुए नहीं देखा। तो किस प्रकार इन जलाशयों में वापस आता है उसको देखते हैं कि जल जो है वह जल वाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है। इसे जलीय चक्र कहते हैं। यह चक्र उतना आसान और सरल नहीं है जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। वह सारा जल जो पृथ्वी पर गिरता है तुरंत समुद्र में नहीं चला जाता, लेकिन इनमें से कुछ मृदा के अंदर चला जाता है और भूजल का हिस्सा बन जाता है। कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आ जाता है या हमें इसे अपने व्यवहार के लिए कूपों और नलकूपों की मदद से सतह पर लाते हैं हम लोग। और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में स्थलीय जीव जंतु और पौधे भी जल का उपयोग करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जलीय चक्र में। ये जल जो है बहुत से पदार्थों को घुलाने में भी सक्षम होता है और घुलने वाले खनिजों से होकर जब जल गुजरता है तब इनमें से कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं। इस प्रकार नदी बहुत से पोषक तत्वों को सतह से समुद्र में ले जाती है और इनका उपयोग समुद्री जीव जंतुओं द्वारा भी किया जाता है। ये बात हो गई जलीय चक्र की। उसके बाद 20वां सवाल है टिप्पणी। हमारे पास नाइट्रोजन चक्र की बात करते हैं। टिप्पणी नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र को देखते हैं
तो हमारे वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन गैस का बना है और यह गैस जो जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणुओं का भाग है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए तथा कुछ विटामिन भी इसमें आए हुए हैं। नाइट्रोजन दूसरे यौगिकों में भी पाया जाता है, जैसे कि अल्कलॉइड और यूरिया में। इसलिए नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक है। सभी जीव रूपों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस उसके प्रत्यक्ष उपयोग से जीवन हमारा सरल हो चुका है। यदि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीव रूप निष्क्रिय नाइट्रोजन परमाणुओं को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स जैसे दूसरे आवश्यक अणुओं में बदलने में सक्षम नहीं हैं। इसके लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, जिसे हम कहाँ पे पाते हैं, तो द्विबीजपत्री पौधों की कुछ स्पीसीज़ के साथ ये पाए जाते हैं और साधारण रूप से ये नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना में पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में भौतिक क्रियाओं के द्वारा बदलते हैं। बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिरते हैं और उसके बाद इसका उपयोग विभिन्न जीव रूपों द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन संयोजी अणु बनाने में प्रयुक्त होने वाले रूपों के निर्माण के बाद नाइट्रोजन का क्या होता है वो भी देखते हैं। सामान्य रूप से पौधे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ग्रहण करते हैं तथा उन्हें अमीनो अम्ल में बदल भी देते हैं, जिनका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है। नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में से प्रोटीन बनाया जाता है और फिर उसका उपयोग नाइट्रोजन वाले दूसरे जटिल यौगिकों को बनाने में भी होता है। इन प्रोटीनों और दूसरे जटिल यौगिकों का प्रयोग जंतुओं द्वारा किया जाता है। जब जंतु या पौधे की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया विभिन्न यौगिकों में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं तथा अन्य तरह के बैक्टीरिया इन नाइट्रेट्स एवं नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन तत्व में बदल देते हैं। इस प्रकार प्रकृति में एक नाइट्रोजन चक्र होता है, जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल में अपने मूल रूप से गुजरता हुआ मृदा और जल में साधारण परमाणु के रूप में बदलता है तथा जीवित प्राणियों में और अधिक जटिल यौगिक के रूप में बदल जाता है। उसके बाद ये साधारण परमाणु के रूप में वायुमंडल में वापस आ भी जाता है। तो दोस्तों, ये नाइट्रोजन चक्र की बात हो गई। बहुत बड़ा चक्र है। ये चित्र भी आप लोगों को बनाना है आप लोगों को, और जलीय चक्र में चित्र नहीं बनाना है आप लोगों को, मात्र नाइट्रोजन चक्र में बनाना है। तो ये सवाल हो गए। इसके बाद और भी चक्र हैं, आप लोग पढ़ के रखिए। कार्बन चक्र हैं, ऑक्सीजन चक्र हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव हैं और ओजोन परत हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।